नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेस में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 20 का जैव ऊर्जा, है ना। जैव ऊर्जा, देखिए जैव ऊर्जा के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं कि भाई विश्व में वर्तमान समय में ऊर्जा की खपत लगातार बढ़ रही है। जैसे जैसे मनुष्य ने विकास किया, मानव जाति ने जब मानव जाति विकसित होने लग गई तो अन्य जो संसाधन है उनके साथ साथ जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो भी हमारी क्या हो गई, बढ़ती गई। तो समय के साथ मनुष्य की ऊर्जा की खपत बढ़ती गई। जैसे जैसे विकास होता गया, ऊर्जा की खपत या ऊर्जा की मात्रा मनुष्य को अधिक उसको क्या आवश्यकता पड़ने लगी। तो विकास के साथ साथ ऊर्जा की जो खपत है क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि मनुष्य ने अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए ऊर्जा की खपत को बढ़ा ली। तो ये ऊर्जा की यह खपत मनुष्य की भौतिक सुविधाओं में वृद्धि के कारण बढ़ती। देखो प्राचीन समय में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी मनुष्यों को। कारण क्या था कि उनको किसी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उनको उसके बारे में नॉलेज नहीं था। उनको लाइट नहीं चाहिए थी, उनको मान लीजिए और अपने जो दैनिक जीवन के दूसरे कार्य करने हैं उसके अंदर उन्हें लाइट की आवश्यकता नहीं थी। तो फिर ऊर्जा की खपत भी वो कम करते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे मनुष्य ने विज्ञान ने भी प्रगति की, बहुत सी चीजों का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, ऊर्जा का जो खपत है वो अधिक करना शुरू कर दिया। किसी भी राष्ट्र का सकल उत्पादन ऊर्जा के समानुपाती होता है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। यानी पूरे देश में जितना सकल यानी संपूर्ण, सकल का मतलब होता है संपूर्ण। तो जो संपूर्ण उत्पादन किया गया है किसी देश में, किसी चीज का जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है हर चीज का, सब चीजों को मिलाकर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, वो किसके, ऊर्जा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? ऊर्जा के समानुपाती होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या है कि पूरे विश्व में विभिन्न औद्योगिक प्रक्रमों में जो ऊर्जा खपत होती है उसमें लगभग 82% ऊर्जा कैसी होती है, अनवीकरणीय। तथा अभी हम देखेंगे अनवीकरणीय क्या होती है। तथा 18% ऊर्जा
नवीकरणीय होती है। अब एक चीज हम यहां से पहले क्लियर कर लेते हैं, एक होती है अनवीकरणीय और एक होती है नवीकरणीय ऊर्जा। पहली है अनवीकरणीय, यानी अनवीकरणीय, वापस जिसको नया नहीं बनाया जा सके। अनवीकरणीय का मतलब होता है वापस जिसे नहीं बनाया जा सकता या जिसे नया नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसी ऊर्जा जिसे समाप्त होने पर उन्हें इनकी प्राप्ति नहीं की जा सकती है। ऊर्जा के ऐसे भंडार क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय। जैसे यदि हम उदाहरण की बात करें, भूगर्भीय कोयला, भूगर्भीय कोयला है, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक खनिज तेल, और इसके अलावा आपके जो परमाणुवीय जो ऊर्जा है, ऊर्जा स्रोत, परमाणुवीय ऊर्जा स्रोत, जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 235। अब ये अब डिटेल से देखो, अनवीकरणीय मतलब ऐसी ऊर्जा जो एक बार समाप्त होने के बाद में फिर उसको दोबारा उसी स्रोत से आप ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार जैसे मान लीजिए कि भूगर्भ से कोयला निकल रहा है, किसी एक स्थान से कोयला निकल रहा है, तो हम कोयले को वहां से निकाल रहे हैं, तो कोयले को निकालने के बाद में कभी ना कभी कोयला खत्म होगा, क्योंकि ये जो भंडार है इनके असीमित नहीं है, ये सीमित मात्रा में है ना। तो कोयला खत्म हो गया, तो खत्म होने के बाद में ऐसा है नहीं कि भाई साल 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में वापस जितना कोयला हमने वहां से दिया था वो वापस उसकी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से मान लीजिए जो खनिज तेल है, जो हम भूगर्भ से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन वगैरह ये जो हम निकालते हैं, है ना, इनकी भी मात्रा नीचे क्या है, भूगर्भ में क्या है, निश्चित है, अनिश्चित मात्रा में नहीं है। ये भी, इनकी भी एक निश्चित मात्रा है, तो ये भी कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। ये जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, चाहे आप पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे जो आपके प्राकृतिक गैस आती है जो सिलेंडरों के अंदर भरी जाती है, ये सारे के सारे क्या है, ये एक लिमिटेड मात्रा में है, तो ये कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं। तो जो ऐसी ऊर्जा या ऐसी ऊर्जा के भंडार जो समाप्त हो जाएंगे, और समाप्त होने के बाद में हम उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया, आप दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी ऊर्जा क्या कहलाती है, अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। जैसे ये आपके खनिज तेल का निर्माण है, आपने देखा ही है, और भूगर्भीय हलचलों से, इसके अलावा आपके जो भूगर्भीय जो कोयला है, इनको बनने में लगभग लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं इनको बनने में। इनको भूगर्भीय कोयला, प्राकृतिक गैस, ठीक है, इसके अलावा ये प्राकृतिक खनिज तेल, इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। ये कब बनते हैं, जब पृथ्वी में उथल-पुथल होती है, पृथ्वी में उथल-पुथल होती है, या कोई महाप्रलय आता है पृथ्वी पर, तो जो ऊपर की जमीन है वो क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु हैं जो भी है, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और वो नीचे चले जाएंगे। उसके बाद में फिर हम जानते हैं कि नीचे क्या होता है, जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, ताप और दाब बढ़ता है। ताप व दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ताप और दाब में वृद्धि होने के कारण ये जो जीव जंतु हैं, या जो लाखों की संख्या में जो पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबे हैं, वो धीरे धीरे
या तो कोयले के अंदर जो थोड़े, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर अब ये जमीन है, जब इसने पलटी खाई तो पेड़ पौधे हैं इसके नीचे आकर, जीव जंतु है इसके नीचे आकर, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं वो नीचे आकर क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो जो थोड़े से ऊपर रहते हैं, जो थोड़े से ऊपर रहते हैं उन पर ताप और दाब क्या होगा, ताप व दाब कम लगेगा, जिसके कारण वो तो क्या किसमें बदल जाते हैं, कोयले में बदल जाते हैं। और जो थोड़े से ज्यादा, जो थोड़े नीचे जाते हैं वो किससे बदल जाएंगे, प्राकृतिक तेल के अंदर, प्राकृतिक तेल के अंदर, जैसे पेट्रोल डीजल को केरोसिन वगैरह है। और भी ज्यादा नीचे जो पेड़ पौधे जीव जंतु पहुंच जाएंगे उन पर और अधिक ताप और दाब लगेगा तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस प्रकार अब इनको आपको पता है बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लगा है। जब ये नीचे दबे हैं तो दबने के ऐसा नहीं साल 2 साल में, 10 साल में, 20 साल के अंदर ये कोयले के अंदर, पेट्रोल के अंदर और ये आपके प्राकृतिक नेचुरल गैस के अंदर ये कन्वर्ट हो गए, बदल गए हम, ऐसा नहीं हुआ। इनको बनने में इस प्रोसेस को चलते चलते लाखों या हो सकता है करोड़ों वर्षों का समय लगा, तब जाकर कहीं ये कोयले, ये प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक जो जीवाश्म ईंधन है ना, तेल वगैरह, इनका निर्माण हुआ है। तो अब जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर हम वापस इनके बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्षों का इंतजार हम नहीं कर सकते, हमारे लिए तो वो खत्म हो चुका है। इसलिए अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, ऐसी ऊर्जा जिसके समाप्त होने पर, एक बार समाप्त होने पर आप उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो जितने आज विश्व के अंदर जो ऊर्जा की खपत हो रही है औद्योगिक प्रक्रमों में, ना इंडस्ट्री के अंदर या और अन्य किसी प्रक्रमों के अंदर, उसमें जो सर्वाधिक ऊर्जा का जो मात्रा है वो ये अनवीकरणीय ऊर्जा ही है। तो लगभग 82% जो ऊर्जा है वो अनवीकरणीय ऊर्जा ही है। अनवीकरणीय ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। अब ये जो 82% अनवीकरणीय ऊर्जा है, 82% है, उसमें से जो अधिकांश जो हिस्सा है लगभग 67% ये आपके जीवाश्मीय ईंधन का, जो जीवाश्मीय ईंधन होता है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, लकड़ी, है ना, जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला हो गया, आपके ये तेल वगैरह, डीजल, केरोसिन वगैरह हो गया। तो इस अनवीकरणीय में भी सर्वाधिक जो भाग है, जहां से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो होती है आपकी जीवाश्मीय ईंधन। जीवाश्मीय ईंधन से सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, अनवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और बाकी जो बचता है उसमें आपके ये आता है परमाणु ऊर्जा, इसमें यूरेनियम 235, ठीक है। तो अधिकांश जो हिस्सा है ऊर्जा का वो किस प्रकार का होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा का पार्ट होता है। और अनवीकरणीय ऊर्जा है वो सबसे अधिक मात्रा में पूरे विश्व में ऊर्जा की खपत की बात करें तो सबसे अधिक खपत है वो अनवीकरणीय प्रकार की ऊर्जा की खपत होती है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा कैसी ऊर्जा होती है, जो एक बार समाप्त होने के बाद में फिर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो उपलब्ध नहीं रहेगी। तो इस प्रकार की ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। आगे देखो, अब हमने अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया। अब है आपके नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब अनवीकरणीय के बिल्कुल विपरीत होता है कि ऐसी ऊर्जा जो समाप्त होने के पश्चात इसको आप वापस हम प्राप्त कर सकते हैं, या ये समाप्त तो होती नहीं है। ऐसी ऊर्जा जिसे एक बार समाप्त होने पर हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है।
अच्छा, ये एक बार इसे सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा कभी आप जितना मर्जी है उतना आप यूज करो। सूर्य की जो सौर ऊर्जा है वो किस प्रकार की श्रेणी में आएगा, है ना। जैसे सौर ऊर्जा है, ये एक उदाहरण हम देखें। सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। नवीकरणीय ऊर्जा है, इसको आप जितनी इच्छा है आप सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा है वो क्या है, असीमित है। क्या है, असीमित है। आप जितना चाहे आप उतना ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो। तो नवीकरणीय ऊर्जा में ऐसी ऊर्जा जो एक बार पहले बात तो समाप्त होती नहीं, या हो भी गई तो आप उसको दोबारा है प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए इसका नाम भी क्या है, नवीकरणीय। नवीकरणीय, वापस नए रूप से बनने वाली ऊर्जा। और यदि हमने बात की थी अनवीकरणीय ऊर्जा है, उसकी जो खपत है विश्व के अंदर वो तो कितनी है, 82%, 82%, है ना। 82%, जिसमें 76% तो जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन, ठीक है। और बाकी है उसमें आपके ये परमाणु ऊर्जा वगैरह भी आते हैं। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसकी खपत की हम बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा की, तो इसकी खपत है लगभग कितनी होती है, 18%। विश्व के अंदर कितनी होती है, 18% खपत है वो नवीकरणीय ऊर्जा की होती है। देखो अभी भी हमने जो ऊर्जा की बात आती है तो अभी भी हम नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कम से कम कर रहे हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। हमें अनवीकरणीय ऊर्जा की अपेक्षा नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तो ये प्रदूषण रहित होती है, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। और दूसरी बात, इससे क्या होगा कि जो जीवाश्म ईंधन है या अनवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है उन पर दबाव कम पड़ेगा यदि हमने इन नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। बहुत से विश्व के अंदर तो इस पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी हो रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में, है ना। सूर्य से ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, आपकी भूतापीय ऊर्जा है, ये सारी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। एक बार समाप्त होने के बाद में इनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा की खपत है वो विश्व में लगभग कितनी है, 18% है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए ऊर्जा की हम उदाहरणों की बात करें कि नवीकरणीय ऊर्जा कहां से हमें प्राप्त होती है। तो एक तो आप देख लो, भूगर्भीय ताप, धरती के अंदर का जो तापमान है उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे हम भूगर्भीय ताप कहते हैं। अभी हमने बात की कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे, पृथ्वी के गर्भ की ओर जाएंगे, ताप और दाब क्या होता है, बढ़ता है, कम नहीं होता, बढ़ता है। तो उस ताप जो बड़ा हुआ ताप है, उस ताप के प्रयोग से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो भूतापीय भूगर्भीय ताप से ऊर्जा एक तो प्राप्त होती है, ये किस श्रेणी में आएगा, ये आएगा आपके नवीकरणीय ऊर्जा के श्रेणी में। क्यों? क्योंकि आप जितना चाहे उतना आप वहां से ऊर्जा ग्रहण कर सकते हो। तो एक तो ही आपके सौर ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में आता है। एक आता है आपकी ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है ना, एक बार लहरें ऊपर उठती हैं फिर नीचे गिरती हैं, है ना, आगे पीछे, तो इससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा भी इस प्रकार की ऊर्जा है जो समाप्त नहीं होने वाली है, और इससे आप जितने भी चाहे ऊर्जा आप इससे ग्रहण कर सकते हो। तो ये भी नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार आपके पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में ही आता है। जो बड़ी बड़ी जो पवन चक्की यंत्र लगे हुए होते हैं, है ना, वो टरबाइन घूमते हैं, जहां पर वर्ष भर तेज हवाएं चलती हैं, वहां पर ऊंचे वाले स्थानों पर वो पवन चक्कियां वो लगाई जाती है, और जैसे जैसे उनके जो टरबाइन है, पंखे हैं, वो घूमते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा का उत्पादन विद्युत के रूप में हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो भूगर्भीय ताप है, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये आपके होते हैं पन बिजली घर, जहां पर बड़े बड़े जो बांध होते हैं, पानी होता है, वहां पर उस ऊर्जा के द्वारा वहां पर लाइट विद्युत उत्पादित की जाती है।
तो ये क्या है, ये इनके कारण लगातार आप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, हमें समाप्त होने की कोई चिंता नहीं रहती। इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनसे आप चाहे सौर ऊर्जा से कितनी भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, समाप्त नहीं होगी। ज्वारीय ऊर्जा आप कितनी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये है थोड़ा सा कि इनसे ऊर्जा प्राप्त करने के जो उपक्रम है वो थोड़ा महंगा होता है ना। वो इनसे जो इनके जो साधन होते हैं जिनके द्वारा ये इनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो थोड़े क्या है, महंगे हैं। इसलिए अभी लोगों के अंदर ये जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनसे ऊर्जा प्राप्त करने में ज्यादा रुचि नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनसे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो संसाधन चाहिए होते हैं, है ना, जो उपक्रम चाहिए होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। तो ये होता है आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। इसमें सबसे जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, उसमें एक और ऊर्जा में एक और चीज आती है, बायोमास या जैव भार, बायोमास। इससे भी ये भी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में काम में लिया जाता है। और ये हमारा जो टॉपिक है वो इस बायोमास पर या जैव भार पर ही क्या है, टिका हुआ है, डिपेंडेंट है। अब है आपके आगे जैव भार यानी बायोमास। बायोमास तो जैव भार, जैव भार का मतलब क्या है? यहाँ पर भार का मतलब कि जीव के अंदर जो भी उसका जो शुष्क भार होता है, शुष्क भार, वो जीव का क्या कहलाएगा, जैव भार कहलाएगा, है ना। या आप कह सकते हो कि ऐसी ऊर्जा जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होती है उसे जैव ऊर्जा कहते हैं। यानी जो भी ऊर्जा जैविक स्रोतों से, जीवित स्रोतों से प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पौधे से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त हो रही है, पौधे को जो जानवर है वो खा रहा है, खाने से उसको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी ना। तो एक जीवित जीव को खा रहा है कोई एक जानवर, तो उसके अंदर जो ऊर्जा संग्रहित हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, जैव ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं। जैव ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। तो अर्थात ऐसी ऊर्जा जो उन जीवों में संग्रहित होती है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो जैव ऊर्जा है, जैव ऊर्जा वो किन में उत्पादित होती है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों के अंदर। जो प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण करने से प्रकाश संश्लेषित जीवों में ऊर्जा किस रूप में, बायोमास, जैव भार रूप में, जैव भार यानी बायोमास के रूप में संग्रहित रहती है। ठीक है। अब ये जो बायोमास है या जैव भार है वो क्या है, जैव भार या बायोमास किसी पादप का शुष्क भार होता है, शुष्क भार होता है।
यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की उसने और उसके अंदर जो ऊर्जा उसने गेन की, ग्रहण की, है ना, तो ऊर्जा क्या कहलाएगी, उसका शुष्क भार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शुष्क भार कहलाती है, जैव भार या बायोमास। अब हम देखेंगे कि भाई ये जो घरेलू लकड़ी से, अच्छा भारत के अंदर क्या है, भारत में जो काष्ठ है, काष्ठ को सर्वोत्तम व सुलभ ईंधन माना जाता है। यदि हम भारत के ग्रामीण परिवेश की बात करें, है ना, लगभग 65-66 या 70% जो जनसंख्या है वो कहाँ रहती है, हमारे भारतीय गांवों में रहती है। तो यदि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम उनके दृष्टिकोण से देखें, तो उनके लिए तो उत्तम काष्ठ क्या होगा, है ना, जिसके कारण उन्हें जैव भार प्राप्त हो या ऊर्जा प्राप्त हो। तो भारत में काष्ठ को सर्वोत्तम व सुलभ ईंधन माना जाएगा। काष्ठ यानी लकड़ी को, जो घरेलू लकड़ी होती है, जलाऊ लकड़ी होती है, उसको सर्वोत्तम व सुलभ ईंधन माना जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि भाई इस काष्ठ को, इस जो घरेलू लकड़ी है, इसको ही सर्वोत्तम और सुलभ ईंधन क्यों माना जाता है, इसके पीछे कुछ रीजन है, वो अब हम देखते हैं। तो इसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो एक तो ये क्या होती है, ये सस्ती व सहज उपलब्ध होती है। ये क्या होती है, ये सस्ती होती है, सहज उपलब्ध होती है, साथ ही ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय है यानी इसको वापस से प्राप्त किया जा सकता है, एक बार समाप्त होने के बाद में पुनः इनको प्राप्त किया जा सकता है। इनके प्रयोग से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 कम मात्रा में निकलते हैं, अतः इनसे पर्यावरण भी अधिक प्रदूषित नहीं होता, अधिक प्रदूषित नहीं होता है। एक और इससे इसकी विशेषता है कि इसके लिए जो कच्ची सामग्री है, कच्ची सामग्री वह आसानी से क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। कच्ची सामग्री आसानी से क्या हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। अगला है, अब ये चूंकि अभी हमने यहां पर बात की कि ये जो ऊर्जा है वो कैसी है, नवीकरणीय। चूंकि यह नवीकरणीय होती है, अर्थात इनकी उपलब्धता कभी भी पूर्ण रूपेण आप कह सकते हो शून्य नहीं होती। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये पूरी की पूरी क्या हो जाएंगे, जो ऊर्जा है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से कैसी है, नवीकरणीय ऊर्जा है, इसलिए इसका जो उत्पादन है या आप कह सकते हो इसकी जो उपलब्धता है वो हमेशा कहीं ना कहीं बनी रहेगी। हो सकता है एक पर्टिकुलर स्थान पर समाप्त हो जाए, लेकिन वो पूरे विश्व में ऐसे नहीं कि समाप्त है। तो नवीकरणीय ऊर्जा है तो जो समाप्त हो गई तो पूरे विश्व के लिए समाप्त है वो, लगभग, है ना। तो ये जो जैव ऊर्जा है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। अब आगे आपके जैव ऊर्जा के
स्रोत कि जो जैव ऊर्जा है उसको आप कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं हम। तो पहला था है आपके जैव भाग, बायोमास। बायोमास हमने अभी देखा है कि भाई जितने भी जैविक स्रोत हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा उत्पादित करते हैं उनमें क्या संग्रहित होता है, जैव भाग। और अभी आगे हम इसको डिटेल से और पढ़ेंगे। उसके बाद में जलाऊ काष्ठ है ना, जो फायरवुड होती है, गांव के अंदर हम देखते हैं जो जलाऊ लकड़ी होती है, उससे ये आप जैव ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा गोबर गैस, जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं, है ना, जो गोबर को है एक कुंड के अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर पानी डाल सड़ा गलाकर उसको फिर जो गैस प्राप्त की जाती है वो कौन सी होती है, गोबर गैस, या उसको हम बायोगैस भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो बायोडीजल होती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ पौधे हैं ऐसे कि उनके जो उत्पाद होते हैं या कुछ उप उत्पाद होते हैं उनके द्वारा उनको डीजल के रूप में उपयोग किया जाता है। अभी भी इसमें कुछ प्रयोग चल रहे हैं, लेकिन जो बायोडीजल है उसमें क्या होता है, कुछ पौधों के द्वारा ईंधन उत्पन्न किया जाता है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वनस्पतिक तेलों से, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके तेल को है वो डीजल के रूप में काम में लिया जाता है, ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। एक होता है पेट्रोपादपों से, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो पेट्रोल के रूप में काम में लिए जाते हैं। फिर है पांचवा है स्टार्च और लिग्नोसेल्यूलोज से, इनसे भी जैव ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और एक होती है शैवालों से, शैवालों के अंदर हाइड्रोजन फैक्ट्री के रूप में। तो इस प्रकार ये जैव ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं और इनके प्रत्येक टॉपिक के ऊपर अब हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, ये टॉपिक है, अपन कल और डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद।